दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन का भी हाल ठीक ठाक होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम्स नवंबर में है हाफ ईयरली, और हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम भी हमारे 12 फरवरी से डेट अनाउंस हो गई है। तो इस बार जो एग्ज़ाम है वो लगभग लगभग 20 दिन पहले होने वाले हैं। तो आई होप कि सरकार का ठीक ठाक रवैया रहा तो आपकी एग्ज़ाम 12 फरवरी से फेब से स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो बड़ा हर्डल है वो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम को लेकर कि उसकी तैयारी कैसे क्या करनी है और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 12th स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, या फिर बायो वगैरह, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक एक चीज़ को लेकर। तो हमारे कुछ मेजर टॉपिक है तो उनकी बात करेंगे, लेकिन कुछ की पॉइंट्स को ध्यान रखो। पहला हम बात करेंगे कि नवंबर में जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है उसको ध्यान में रखकर। दूसरा कि हम आने वाले 3 महीने जो हमारे पास बचे हैं उनमें क्या क्या करना है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जैन, ये हमारे 3 महीने बचे, इन्हीं में ही स्टडी हो पाएगी। बाकी 12 फरवरी के वो 12 दिन हैं वो बहुत जल्दी निकलेंगे और उनमें स्टडी होती भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, नवंबर में हमारी एग्ज़ाम है। तो देखो, नवंबर में आपकी एग्ज़ाम है ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आपका सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। दूसरा, आपके लगभग लगभग कुछ टेस्ट हो चुके होंगे, जिसे आप टॉपिक वाइज बोल लो चाहे चैप्टर वाइज बोल लो, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि हो गए होंगे, ठीक है। तीसरा, अब आपको क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, ये है चीज़ ध्यान की। देखो, आज जो डेट हो रही है ना वो लगभग लगभग 24 अक्टूबर हो रहा है, और आपकी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो लगभग लगभग 20 नवंबर स्टार्ट मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए, ठीक है। तो चलो, अभी आप ज़्यादा कुछ मत करो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टारगेट है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन करो। दूसरा कि रिवीजन, जिन जिन टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए ना, उन टॉपिक्स के आप पीवाईक्यू सोल्व कर लो, या पीवाईक्यू नहीं सोल्व करो तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिस्ट होती है, जो आपको टीचर जो लिखवाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, अगर आप उनको भी सोल्व कर लोगे ना, तो देन आपका इजीली इतना हेडल नहीं रहेगा, इतना फेयर नहीं रहेगा, इतना डर नहीं रहेगा उसको लेकर, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ पहले से ही की चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एटलीस्ट आपका सिलेबस एक बार तो रिवाइज होना ही चाहिए, और किससे पहले, हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले। नहीं हो रहा तो बहुत कुछ लोचा होने वाला है, ठीक है। एक बार तो रिवाइज होना ही चाहिए। दूसरा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम अगर जल्दी हो रहा है ना तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। आपको दिसंबर का पूरा महीना मिलेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, दिसंबर में एग्ज़ाम होते थे आपके लगभग लगभग 12 दिसंबर से 24 दिसंबर, और उसके 4-5 दिनों छुट्टियों में चले जाते थे, शीतकालीन अवकाश, तो पूरा महीना खराब हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम नवंबर में हो रहा है तो दिसंबर आपके पास बचेगा पूरा, ठीक है। आपके पास जैन पूरा बचेगा, ठीक है, और फरवरी के कुछ 10 से 12 दिन बचेंगे आपके पास। तो मैं मान के चल रहा हूँ मोटा मोटा कि आपके पास 80 से 90, 80 डेज के समथिंग अप्रोक्स रहेगा, ठीक है। तो आप अभी तो कुछ मत करो। सबसे पहला, आप जल्दी से ज़्यादा रिवाइज करो सिलेबस को, ठीक है। उसके बाद में ट्राई करो कि उसके जो भी लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जल्दी हो रहा है ना तो अच्छी बात भी है, टाइम मिलेगा आगे, ठीक है। तो ये नवंबर के एग्ज़ाम का था जो आपको करना था, और ध्यान यही रखना है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है तो फ़ायदा भी ना मिलेगा ना आगे। अब जो मेन बात है ना वो है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फेब के कुछ दिन, उनमें हमें क्या करना है सर। तो देखो, कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए। पहला है, कुछ सम पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ जिनके अकॉर्डिंग आप उनको बात करनी है। सबसे पहला, आपका सिलेबस कंप्लीट होते ही आप तुरंत उसका रिवीजन मारो। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे लेके बैठना नहीं कि मैं मेरा सिलेबस सभी का कंप्लीट करूंगा फिर मैं रिवीजन मारूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन जिन सब्जेक्ट का आपका सिलेबस हो गया है आप रिवीजन मारो, रुकना नहीं है। दूसरी बात, एटलीस्ट, मैं फिर कह रहा हूँ, एटलीस्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू आप अपने पास रखो, एनी सब्जेक्ट्स।
आपको रखना ही रखना है, क्योंकि ये बच्चे समझते नहीं है कि पी वाई क्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 5 सालों की पी वाई क्यू आपके पास टेबल पे हमेशा रहनी चाहिए। और जो जो टॉपिक्स आपके हो गए हैं उन टॉपिक्स के आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं या कौन कौन से टॉपिक से बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आपको सिलेबस खत्म करते क्या करना है, रिवीजन। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, जो टॉपिक दे रखे हैं उसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक टफ है आपके लिए और कौन सा टॉपिक इजी है। ये आइडेंटिफाई आपको पहले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो टफ यानी कि जो चीज़ें आपने कम पढ़ रखी है उनको मैं टफ मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और जो ज़्यादा बार पढ़ रखी है वो ज़्यादा आपको अच्छे से आता है, वो मैं उसको ईजी कैटेगरी में ईजी मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, जो टफ है ना उसको जैसे आप वन टाइम पढ़ो उसको वापस रिवीजन स्लॉट में डालो, उसको वापस एक दो दिन में वापस उसको रिवीजन करो। ठीक है, दूसरा उसके एक दो टेस्ट पेपर लिख लो ताकि वो जो टफनेस है वो इजी लगने लग जाए आपको। ठीक है, और जो इजी सब्जेक्ट है उसको भी आप इजी मान के ना चले, उसको भी आप बार बार मल्टीपल रिवीजन करते रहे ताकि वो चीज़ें भूले ना आप। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे नवंबर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम में निकल जाएगा, लेकिन पूरा तो नहीं निकलेगा ना। और नवंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम का मतलब है आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस होना अच्छी बात है ना। ठीक है, तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व करने की एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी। देखो, कई स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं सर कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मुझे याद नहीं होता है, या फिर मैं याद तो बहुत करके आता हूँ लेकिन मैं टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं कर पाता हूँ। तो देखो, उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, अगर उसको एक बार आपने राइट कर लिया, एक बार आपने उसको लिख दिया ना, तो मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपकी सोल्व होना शुरू हो जाएगी। जो आपकी भूलने की जो बीमारी है या फिर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो टेस्ट में, वो सब चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ रहे हो उसको लिखो, जो पढ़ रहे हो लिखो, जो पढ़ रहे हो लिखो, राइट डाउन करो। जब तक राइट अच्छे से क्लियर नहीं हो जाए, माइंड में सेट नहीं हो, जब तक लिखते रहो उसको। ठीक है, नेक्स्ट और जो है नेक्स्ट, काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेशन गायब हो गया है, ये वो फलाना वो हो गया है। तो देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मोटिवेशन एक छोटी सी चिंगारी की तरह होती है जो कम समय के लिए होती है, लेकिन आपके लिए जो डिसिप्लिन होता है ना वो होता है लॉन्ग टर्म। और ये अंदर से आना चाहिए। डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब है आपको चाहे बीमार हो रहे हो चाहे और कुछ हो रहा है, आपको डेली अगर 4 घंटे पढ़ना है ना तो पढ़ना ही है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। मोटिवेशन क्या करता है, एक दिन में आप 12 घंटे पढ़ दोगे लेकिन अगले दिन आपसे 12 घंटे नहीं होंगे। तो डिसिप्लिन की जगह मोटिवेशन की जगह आप डिसिप्लिन को फॉलो करो। मेरा मानना है कि डिसिप्लिन फॉलो करोगे ना, डेली आप 4 4 2 2 घंटे भी आप पढ़ते जाओगे ना, तो आप सोच के देखो बोल्ड हो जाएगा एकदम। आप बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर लोगे। लेकिन आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है डेली। ठीक है, लेकिन आपको डेली पढ़ना है तो आपको डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और लास्ट और फाइनल बात यही है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हमेशा बच्चों को यही बताता हूँ कि मल्टीपल रिवीजन से ही आपकी जो भी चीज़ है ना उनका उसकी सक्सेस की यही है। रिवीजन के अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, रिवीजन के साथ साथ अगर आप उस सब्जेक्ट के पी वाई क्यू सोल्व कर लेते हो एटलीस्ट 5 साल के, तो आपको टॉपर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, वो यही बोलेगा मैंने रिवीजन किया है ढंग से और पी वाई क्यू देखे हैं ढंग से। और मैं सब्जेक्ट्स के पी वाई क्यू लेके आऊँगा जल्दी 12th आर्ट्स के लिए। तो हम बात करेंगे कि पी वाई क्यू कितने ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, उनकी थीम कितनी ज़्यादा रिपीटेड होती है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, अगर आप 5 सालों के पी वाई क्यू लगाते हो ना टॉपिक वाइज और ईयर्स वाइज, तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ लगभग लगभग 70 से 80% पेपर रिपीट होता है। ठीक है, नहीं यकीन हो तो आप कुछ मत करो, 2022 का पेपर उठाओ। ठीक है, और 2023 के पेपर उठाओ और 2024 का उठाओ। आप देखो, इन तीनों पेपरों को सोल्व करके देख लो, किसी भी सब्जेक्ट का देख लो, चाहे हिंदी देख लो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का देख लो। इसका पेपर इसमें पूछा है और 23 का पेपर को 2025 में पूछने की कोशिश करिए। मतलब अगर 5 से 6 सवाल भी रिपीट हो रहे हैं एज इट इज, तो भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है,
तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस जानो। और टॉपिक जो PYQ हैं वो किसने बनाए, वो RBSC बोर्ड ने बनाए। टीचर ने तो बनाया नहीं, हमने तो बनाया नहीं, RBSC बोर्ड ने बनाया। इसका मतलब हुआ जो PYQ है वो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट हुए, मतलब वो जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट हुए। तो हमें जो ज़्यादा जोर देना वो PYQ पे देना है, ठीक है। और डरने की बात नहीं है, अगर नवंबर में आपके लिए हो रहा है तो हो जाने दीजिए, आपकी प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस मान के दीजिए उसको अच्छे से, ठीक है। और मैं बीच बीच में सेशन लेता रहूँगा, कोई भी परेशानी आए तो अपना टेलीग्राम चैनल है ही, उस पर आपको शेयर कर देना है। क्लैरिटी क्लैरिटी फॉर NCERTs बाई नवीन, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है। कोई भी परेशानी हो तो देन मैसेज में, ठीक है। और जल्दी 12th आर्ट्स के लिए हम सेशन स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। बाकी मैं मिलता रहूँगा, डरने की कोई बात नहीं है। अगर जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है तो हो जाने दीजिए, ठीक है। और नवंबर आपके लिए कुछ लेके भी तो आया होगा ना, सर्दी का मौसम है और जल्दी कड़ाके की सर्दी से पहले अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है ना, ताकि पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको। और दिसंबर और जैन आपके पास बचा है, हम 60 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में और बात करेंगे आगे नेक्स्ट कभी, कि कैसे क्या करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। आई होप कि ठीक होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।